हेलो एवरीवन। जैसा कि हम वीडियोस में देखते आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में क्लास 7 की हिस्ट्री, जिसकी बुक का नाम है हमारे अतीत सेकंड। इसमें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जनजातीय एवं खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। पिछले अध्यायों में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच की कलाएं, दस्तकारियों और उत्पादन गतिविधियों में नई किस्में शहरों गांवों में फली फूली। इस लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। लेकिन अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीके से विकसित हुए। ऐसे कैसे, कोई क्यों हुआ, ऐसे कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। ये जो चित्र एक में दिया हुआ है, जनजातीय नृत्य चत्रा चित्र खर्जा, इस उपमहाद्वीप के बड़े से में समाज, वर्ण और नियमित अनुसार पहले के में से ही विभाजित थे। ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए बड़े नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच, अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों के परे जनजातीय समाज, अलबत्ता सब दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे, न ही वे कई असामान्य समान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजाति कहा जाता था। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बने नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इसका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरे दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजाति आधारित दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। उपमहाद्वीप की एक भौतिक मानचित्र लेकर लेकर वे इलाके बताइए जहां जनजाति लोग रहते होंगे। जनजाति लोग कैसे थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। यह परंपराएं नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए एक इन वांशिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता है। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोकर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी में दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया
कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर के मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन किए गए जाने वाले पहले लगाह और अरुधुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले छोटे छोटे कुलों में बटे थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडगरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुंदर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियां भी जातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। कुल सह परिवार या घरों के एक ऐसे समूह जो कहते थे जो कि एक ही पूर्वज की संतान होते का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। ये एक मानचित्र है। मानचित्र प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र इसमें है। ऊपर ये है गख्खर, खोखर, जुजुहा, लहांग, बलूची, अरघुन, समास, ये भील, ये कोली, ये जाटवास, यहाँ और भील, ये वापस कोली, ये है काटकारिस, बेराद, कोरागा, वेतर, बादागस, मारवाड़, ये है कोयास, गो, फोगड़, गोडवाना, गोडबेसन, शेर, ओरोन, संताल, मुंडा, कोच, खासी, कांचिरित, अहोम, नागा। मौजूदा बिहार और झारखंड में कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारियों का उदय तो हुआ था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा कर लिया और इस जनजाति में अपना अधीनस्थ बना लिया। इन क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां, कोली, बेरार तथा कई दूसरी जनजातियों उन्हें निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात में कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियां की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम के मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते इसमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। जब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौड़ लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ये चित्र है रात में भील लोग द्वारा हिरण का शिकार करते हुए, और ये चित्र है खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे।
खानाबदोश चरावे अपने जानवरों, ये तीसरा चित्र है। घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखला भारत में बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। वहां जहां मेवा इकट्ठा करने के लिए ऊंटों पर लादा जाता था, मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी इन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। खानाबदोश चरावे और जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। इनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थियों और अनाज, कपड़े और बर्तन जैसी और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनयन विनियमन भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों का सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाते आते वे सामानों को खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टाड़ा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही एक इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल साम्राज्य सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते थे होंगे। खानाबदोश और ब्राह्मणशील समूह। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं जिनमें इनमें से कई पशुचारी होते हैं और अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृत्य गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा अपने करते करते एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करते हैं। खानाबदोशों और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर एक जगह लौट कर आते हैं। यहाँ उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। बंजारे 17वीं सदी के आरंभ में भारत में आने वाले एक अंग्रेजी व्यापारी पीटर मंडी ने बाजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टाड़ा से हुआ जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे थे। वे बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टाड़े के कई परिवार थे जिनका जीवन का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। गाय, बैल एवं उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहां से वे खरीदते हैं और उन जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। यहाँ से वे फिर ऐसी चीजें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सके। टाड़ा के में छत से 700 6 से 700 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 से 7 मील से ज्यादा सफर नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर ये सामान उतारने के बाद वे उन्हें चराने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। पता करें कि आजकल गांवों से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर तरीके में यह किस मायने में भिन्न या समान है। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वाले विभिन्न जातियों की एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, कंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी वे जो विभिन्न नगरों और गांवों में
कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। ये है चित्र जिसमें काशी मगरमच्छ कठिया कोड जनजाति उड़ीसा की है। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जनजातियां उभरने लगी। ज्यादातर उदाहरण के लिए ब्राह्मणों ने के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी और कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेष विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनहार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज में संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंड दयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले की सामाजिक स्थिति के विचार विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने एक जाति के काम काज पर किए गए तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के जेवर बनाना शामिल थे। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली और विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में जहां कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण की अपनी पसंद संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपुत्रों गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों के अनुसरण किया। धीरे धीरे उदाहरण के ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल मुख्य जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाए। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक अर्थव्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर अस्वीकार की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातियों और लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव में गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास में हम महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। नजदीक से एक नजर गौड़ लोग गोंडवाना नामक विशाल वंश क्षेत्र में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदलकर खेती करते थे। किसी वन प्रांत में पेड़ों और झाड़ियों में को पहले काटा और जलाया जाता और उनकी पंखों में उसकी राख में ही फसल बो दी जाती। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता और इसी तरह यह फसल उगाई जाती। विशाल गौड़ जनजाति में कई छोटे छोटे कुलों को भी कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौड़ राज्य छोटे गौड़ सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित
लिखित हैं कि गढ़काठगा के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गौड़ में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गौड़ रूप कुल में नियंत्रण में था। यह पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजित बहरोती में होता था, जो 12-12 गांवों से मिलकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय में गौड़ रामराज समाज के चरित्र को बदल डाला। इनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौड़ राजाओं के अनुदान के में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौड़ सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़काठड़ा के गौड़ राजा अब दास के संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसने पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। ये है गोंडवाना का मानचित्र। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़काठड़ा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र ही तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। ये चित्र 6 है, जिसमें एक नक्काशीदार दरवाजा गौड़ जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश। गढ़काठड़ा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों तक इसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गौड़ों को हराया तो उन्होंने लूट के बेशकीमती सिक्के और हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्रशाह को दे दिया। गढ़काठड़ा के पतन के बावजूद गौड़ राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली दुबेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। चर्चा करें मुगल लोग गौड़ प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार के से आकर 13वीं सदी के ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे। उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके एक नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523 में और कोच हाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर हमला कर दिया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। ये चित्र हैं पूर्वी जाति भारत की जनजातियां। ये है पूर्वी भारत में है, इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। बीच में है भारत, जिसमें यहाँ पे है कोच, गारो, खासी और जयंतिया। ये है काचराइत, ये है अहोम, ये है डफलास,
ये है मिरिस, ये है चूंटिया, ये है नागा जनजाति। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन जिन लोगों ने जबरन काम किया जाता था वे पाइक कहलाए थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों में कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्व हुआ होते होते प्रशासन का खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। ये चित्र कान के आभूषण, कंबोई नागा जनजाति मणिपुर। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जनजातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र के दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के निर्णय में प्राय कई गांव नियंत्रण में एक खेल के नियंत्रण में कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया, और लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद भी अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह नहीं छोड़ा। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों और को अनुदान जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म और प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुर्जी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। आपके विचार से मुगलों ने अहोमो प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया? निष्कर्ष, जिन युग की हम चर्चा करते आए उन युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान से दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी इन प्रकार की जनजातियां थी जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था को वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह से वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने इन्हें बेहतर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। अन्यत्र में है मंगोल के बारे में। अपने एड्रेस में मंगोलिया ढूंढे। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया में के घास के मैदानों, स्टेपी और थोड़ी उत्तर की ओर के वनों प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान मंगोल और तुर्की जनजाति को में एकता पैदा करने और उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुव्यवस्थित प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय
में अपने अंतर्गत इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी। वे विविध भिन्न जाति और धार्मिक समूहों के अंतर्गत समर्थन पर आधारित थी। कल्पना करें आप ऐसे एक खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने बाद अपने निवास स्थान बदलता है। आप इसके आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।